द थर्ड डे द नाइटमेयर स्टार्टेड। मैंने बहुत इजी ले लिया और सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी क्योंकि इसमें पस क्रिएट हो जाती है जिसकी सर्जरी करनी पड़ती है एंड शी मेड इट वर्स फॉर मी। लिटरली आई वाज इन द रॉन्ग हैंड्स। मुझे लगा मैं मरने वाली हूँ लिटरली। सो इफ़ यू आर गोइंग टू बिकम अ न्यू मॉम, आप प्रेग्नेंट हो या अगर आप कंसीव कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट वो नहीं है कि कंसीव करने से के बाद जो जर्नी होती है वो एक डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है जब बेबी दुनिया में आ जाता है। और उसके बाद जो पोस्टपार्टम जर्नी रहती है वो आई थिंक द मोस्ट नाइटमेयरिश हो जाती है। कोई आपको प्रिपेयर नहीं करता है उस चीज़ के लिए। किसी ने आपको स्टोरी नहीं बताई होगी और बताई भी होगी तो उतनी इंटेंसिटी से नहीं बताई होगी जो वो गुजरती है। आई थिंक एवरी फीमेल गोज थ्रू इट एंड मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी। आई थिंक आपको हेल्प मिलेगी। मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी थी जिनसे आप सीख सकते हो और आप शायद बच के निकल सकते हो एंड यू कैन मेक योर पोस्टपार्टम मच ईजियर। सो इस वीडियो में मैं कई सारे सेक्शंस को कवर करूंगी, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, बेबी के साथ कॉलिक इश्यूज हो गए, रिकवरी हो गई, जैसे स्टिचेस वगैरह, मैंने क्या खाया था, मेरी डाइट क्या थी, मैंने क्या क्या किया था टू पुट बैक जो यूट्रस आपका नीचे चला जाता है उसको पुट बैक करने के लिए एंड सो ऑन। स्टार्ट करते हैं कि जब आप हॉस्पिटल में होते हो और आप पार्टी टाइम कर रहे होते हैं क्योंकि बेबी नया नया आया था और आपकी यू आर टेकन केयर ऑफ बिकॉज नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, दे आर मॉनिटरिंग यू, दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू। खाना आपको आपके निवाले तक पहुंच जाता है एंड यू आर मेड टू इंजॉय दैट प्रोसेस। जो एक दिन नॉर्मल डिलीवरी थी तो मुझे एक ही दिन अगले दिन ही उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था। 10 AM पे बेबी आया था और अगले दिन आई शुड हैव बीन डिस्चार्ज बाय 10 और 1 PM एट मैक्स। बट मैं उसकी स्टोरी बताऊंगी कि क्या हुआ। बेसिकली आपको जो हॉस्पिटल में ना आपको सारी चीज़ें सिखा देंगे कि बेबी को फीड कैसे करना है। आपको एक ऐसे सिलिकॉन सा कप देंगे जिसमें बेबी को धीरे धीरे सिप कराना आपको सिखाएंगे कि 30 ml को कैसे उस पानी में डालना है और पानी के साथ उसको कितने में डालना है, या ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करनी है, निपल्स को कैसे वो करना है, लैच करवाना है बेबी को। तो वो सब आपको सिखाया जाएगा। बट फिर भी जो स्टोरी जब आप घर आके आओगे तो आपको पता चलेगा कि इट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। जो आप सीख के आए थे वो कुछ भी काम नहीं आ रहा होता और पहले 10 दिन सबसे डिफिकल्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा घूम जाते हो आप और आपको लगेगा कि मैं कैसे हैंडल करूँ, इस बेबी को सर्वाइव कैसे कराऊँ, ये जी लेगा, ये मेरे होते हुए जी लेगा। मुझे ऐसा लगता था लिटरली। क्या हुआ कि 10 AM पे जब बेबी पैदा हुआ, जिस दिन पे हुआ 22 को, 23 मॉर्निंग को मुझे डिस्चार्ज हो जाना चाहिए था, लेकिन TPA का चक्कर था और मुझे लगा कि मैं 1 PM तक तो फ्री हो जाऊंगी। तो मैं रेडी होके बैठ गई। सबसे बड़ी गलती मैंने यही करी कि मैं रेडी होके बैठ गई और मैं वेट करती रही एंड आई केप्ट मूविंग अराउंड द रूम। 7 बजे शाम के मैं फ्री हुई, जिसमें मैंने काफ़ी अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया था और मेरी मदर मेरे साथ रह रही थी उस टाइम पे। तो वी बोथ वर एग्जॉस्टेड। माई हस्बैंड वॉज एग्जॉस्टेड बिकॉज ही वॉज द ओनली वन हु वॉज मूविंग अराउंड। हॉस्पिटल भी, घर भी, मेरे को भी संभालना, सब फैमिली वालों को भी संभालना एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। सो बेसिकली वी ऑल वर एग्जॉस्टेड। और इस चक्कर में क्या हुआ कि जब तक मैं 7 PM पे घर पहुंची, मैंने वेलकम पार्टी अरेंज कर रखी थी जिसमें सब लोग बेचारे वेट कर रहे थे मेरे लिए, मेरे रिलेटिव्स और पौरुष के रिलेटिव्स, और हमने डेकोरेशन करा रखी थी जिसकी वीडियो आप साथ साथ में देखते जाना। तो उसमें क्या हुआ कि जब तक मैं पहुंची मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं थी और मैंने सोचा था कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो मैं अगले दिन खड़ी हो गई, आई एम कम्प्लीटली नॉर्मल। मैंने बहुत इजी ले लिया और सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी क्योंकि इसके बाद जो हुआ मेरे साथ वो नाइटमेयरिश था। तो उस टाइम पे मैंने कुछ खाया भी नहीं हुआ था एंड मेरे हाथ पैर काँप रहे थे लिटरली। मैं किचन में खुद जाके मैंने रोटी वोटी गर्म करने लगी। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई हेल्प करने वाला था, लेकिन मेरे को इतनी अर्जेंसी फील होती है और सब कुछ इतना क्योटिक था कि कोई मेरी हेल्प नहीं कर पा रहा उस टाइम। और मैंने अपने आप वो करना शुरू करा और मेरे को एकदम से हॉल पड़ने लगा और मेरे को लगा आज अब भी मैं गिर जाऊँगी। फिर एनीवे मैंने रेस्ट किया। अगले दिन 5 आवर्स में सो गई रात को और बेबी को मैंने फीड नहीं कराया। एवरी 2 आवर्स पे बेबी को फीड कराना होता है। नेक्स्ट डे पे जब फिर से कोई रिलेटिव्स वगैरह आए, कोई फ्रेंड्स आए मिलने के लिए, आई वॉज कम्प्लीटली फाइन। इनफैक्ट मेरे को तो एक कॉम्प्लीमेंट भी मिला कि ऐसे लग ही नहीं रहा कि तू डिलीवरी करके आई है। एंड द थर्ड डे द नाइटमेयर स्टार्टेड। मेरे को पहले मेरे को ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हुआ जिसकी वजह से बेसिकली आप अगर फीड नहीं कराते हो फ्रीक्वेंटली बेबी को भी नीड होती है क्योंकि बेबी को भी जॉन्डिस हो गया बिना फीड के। बेबी को भी फीड कराना बहुत ज़रूरी होता है और बेबी को जॉन्डिस हो गया, मेरे को ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हो गई, यानी कि गांठें पड़ जाती हैं, बहुत पस लाइक गांठें हो जाती हैं वो, और वो बहुत पेनफुल होती हैं और वो तभी रिलीज होती हैं जब आप बेबी को फीड कराते रहोगे। और बेबी को फीड कराना और मुश्किल होता जाता है अगर ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हो जाए।
सो दिस इज़ अ लूप जिसमें आप फंसते जाते हो। तो उसके बाद मेरे को ब्रेस्ट एनकॉर्जमेंट जब हुई तो मैंने थोड़ा सा फीड कराया एंड आई फेल्ट अ लिटिल रिलीफ। तो मैंने पौरुष को बोला लेट्स नॉट गो टू द डॉक्टर, आई थिंक आई मैनेज दिस, शायद ठीक हो जाए। मैं डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे कोई स्टूपिड नर्स थी, शी माइट बी वॉचिंग दिस वीडियो, आई डोंट केयर, शी एक्टेड लाइक अ डॉक्टर। वो मेरे पास आई, कहती आप कैसे आ गए तीसरे दिन पे ही हॉस्पिटल में, क्या हो गया? मैंने उसको बताया ब्रेस्ट एनकॉर्जमेंट। कहती मैं तो लैक्टेशन एक्सपर्ट हूँ, आप मुझसे कैसे नहीं मिले? क्योंकि आप मैडम छुट्टी पे थी और आप में से कोई भी आया ही नहीं लैक्टेशन एक्सपर्ट मेरे को बताने के लिए कि मुझे कैसे क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या क्या चीज़ें करनी है। तो मुझे क्लियर इंडिकेशन थी नहीं कि ये चीज़ें हो सकती है। बाय चांस मैंने किसी की वीडियो देख रखी थी कि वो कोई बीमारी होती है जो जिसमें पस क्रिएट हो जाती है, जिसकी सर्जरी करनी पड़ती है एंड सो ऑन। मेरे को वो नाम नहीं याद आ रहा उसका, तो वो मैं नीचे लिख दूंगी साथ में। तो मैं उस डर के मारे डॉक्टर के पास चली गई और उस नर्स ने चार्ज ले लिया मेरे ऊपर कि मैं आपका ये रिलीज़ करा दूंगी। उसने मुझे 4-5 घंटे हॉस्पिटल में वार्म कंप्रेस करने के चक्कर में, मतलब एक वार्म टॉवल लेते हैं, गर्म पानी लेते हैं, उसको लगाते रहते हैं और साथ में प्रेशर मारते हैं, बहुत गंदी तरह प्रेशर मारते हैं। लेबर पेन से भी ज़्यादा गंदी पेन होती है उसमें। मतलब मेरी चीखें निकल गई, मेरा रोना निकल गया। और मेरा रोना इसलिए निकल गया क्योंकि मुझे ये लगा कि ये अब सॉल्व नहीं होगी एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। बेसिकली मैंने सोचा था लेबर के बाद अब कोई पेन नहीं मुझे झेलनी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम जो स्टिचेस की रेगुलर पेन रहेगी। स्टिचेस की पेन भी बहुत मेजर होती है बाय द वे। तो मुझे लगा कि अब ये सॉल्व नहीं होगी और मैं बेबी को कैसे फीड कराऊंगी, मतलब टू मच वाज गोइंग ऑन। आई बिकेम वेरी एंशियस एंड शी मेड इट वर्स फॉर मी। लिटरली आई वाज इन द रॉन्ग हैंड्स। डॉक्टर आई भी, उसने बोला भी इतना तेज एसी चल रहा है, बेबी को भी वो हेड से पकड़ के ऐसे ठंडे ठंडे हाथों से फीड करा रही, और उसको उस टाइम पे जॉन्डिस था लिटरली। मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब हो गया। 4-5 घंटे मैं हॉस्पिटल में रही, बेबी को भी चेक कराना था, मेरे को भी चेक कराना था और साथ में मैं अपना वो पंप आउट कर रही हूँ। तो मैंने कुछ खाया नहीं हुआ, बहुत देर में इतनी एग्जॉस्टेड रही। जब मैं 4-5 घंटे बाद वापस घर आई, मैंने सबसे बड़ी गलती एक और करी कि मैंने सोचा कि वार्म कंप्रेस ही करती हूँ, पहले कुछ खाती और रेस्ट नहीं करती, क्योंकि ये अगर और उलझता गया तो मैं और वर्स्ट सिचुएशन में आ जाऊँगी। तो मैं करती रहती हूँ ताकि ये रिलीज़ होता रहे। लेकिन बहुत बड़ी गलती थी मेरी वो भी। 7-8 बज गए और तब तक मेरी एनर्जी इतनी डाउन हो गई कि मुझे लगा मैं मरने वाली हूँ लिटरली। मैंने सोचा कि आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, शायद मेरा बेबी का ध्यान पता नहीं कौन रखेगा। मेरे को ऐसे फ्लैशबैक्स आने लग गए कि कौन ध्यान रखेगा मेरे बेबी का। तो फिर मैंने अपने बेबी को ये बहुत लंबी वीडियो होने वाली, हो सकता है मैं टू पार्ट्स में करूँ। आई वेंट टू द हॉस्पिटल अगेन एट आई थिंक 9 या 10 o'clock हो चुके थे। सो 9 और 10 o'clock आई वेंट टू द हॉस्पिटल। मेरे पास हॉस्पिटल जाने की हिम्मत नहीं थी, मुझे लगा था मुझे व्हील चेयर पर कोई ले जाए या मुझे उठा के कोई ले जाए। मैं गई वहाँ पे लेट गई एंड आई वॉज ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। मतलब मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्होंने मुझे 4-5 ड्रिप चढ़वाई रात के 2 बजे तक। अब मुझे लगा कि अगर मैं हॉस्पिटल में रुक जाती हूँ तो बेबी का ध्यान कौन रखेगा, एंड आई हैड टू कम बैक। ऑल्सो आई डेंट वांट टू ऐड कॉस्ट टू माई डिलीवरी एंड एवरीथिंग। मैं किस तरीके से, मतलब पता नहीं, मेरे को फाइनेंशियली भी ये फील हो रहा था कि आई डोंट वांट टू पुट बर्डन ऑन माई हस्बैंड। तो मेरे को लगा था मुझे वापस आना है किसी भी तरीके से। ये तो हॉस्पिटल वाले तो एक दिन का पूरा चार्ज लगा देंगे। तो उन्होंने मुझे इमरजेंसी रूम में ड्रिप चढ़ाते रहे, साथ में पंप आउट भी करते रहे मेरे मिल्क को, और बेबी के लिए भी थोड़ा सा मिल्क रेडी हो गया था थैंकफुली। तो फिर मैं घर 2 बजे वापस आ गई एंड दिस रिकवरी टाइम नाउ टुक मी 5 to 6 days, जिसमें मेरी ब्रेस्ट एनकॉर्जमेंट साथ साथ चलती रही, जिसमें मुझे पेन के थ्रू गुजरते रहना पड़ा क्योंकि मुझे प्रेस कर करके, किसी और से भी प्रेस करा करा के मुझे मिल्क को मतलब एक्सप्रेस करना पड़ता था। तब तक मैंने एक लव लैब की मशीन मंगा ली विच रियली हेल्प मी। आई वुड रियली रिकमेंड ये लव लैब की मशीन, जिसमें आपको पंप करने के लिए वो पूरा प्रॉपर, बहुत इजी है, बहुत अच्छा चीज़ है, मस्ट बाय फॉर एनी ब्रेस्ट फीडिंग मदर। मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है अपने चैनल पे, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वो ज़रूर चेकआउट करना। ये थी मेरी ब्रेस्ट एनकॉर्जमेंट की। इसको बहुत टाइम लग गया, तब तक मेरे लिए फीडिंग बहुत ही डेंजरस चीज़ हो गई। मतलब मेरे को ऐसा लगने लगा कि छुटकारा मिले मुझे, ये किस तरीके से बंद हो जाए। शुरू में ऐसा लगेगा आपको ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम कि छुटकारा मिले, बंद हो जाए किस तरीके से, लेकिन बाद में आपको बहुत रिग्रेट होगा जब वो रुकेगा ना, तो बहुत रिग्रेट होगा। इसलिए मेरी जो बात है वो पूरी सुन के जाना है यहाँ से। पंप, लव लैब का पंप इज़ रियली गुड, रियली रीजनेबल, 3000 रुपीज़ समथिंग का आता है, अच्छा खासा रेट में मिल जाएगा। पहले ही मंगा के रखना,
दैट्स माई दिस थिंग। फिर लव लैब के ब्रेस्ट पैड्स जो है वो भी काफ़ी काम आते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ लीकेज, आपकी सारी जो ब्राज हैं वो सब खराब होंगी। ऑल्सो फीडिंग ब्राज रियली हेल्प, वो भी मैंने अमेजोन से मंगाई थी, यहाँ से बक्कल वाली सबसे ईजी होती हैं। एंड इफ़ यू कीप टॉप्स जिसमें जिप हो या फिर जिसमें बटन्स हो, दैट्स ऑल्सो रियली ईजी। वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप ऊपर से भी कर सकते हो। मतलब मैं आपको ऐसी डिटेल्स इसलिए बता रही हूँ ताकि क्या ओवर द बोर्ड खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है कि भैया मैं वैसे वाले गाउन्स मंगाऊँ, मटर्निटी गाउन्स जो होते हैं उसमें अलग से पैसे खर्चूँ, वो सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, निप्पल क्रैक, अब शुरू हो गई निप्पल क्रैक की प्रॉब्लम, क्योंकि वो ड्राई आउट हो जाते हैं अगर वो लैश ठीक से नहीं होता। बेसिकली अगर आपका लैश ठीक से नहीं हो रहा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। बेबी भी फीड ठीक से नहीं करेगा, वो बार बार फीड करने की कोशिश करेगा, वो क्या बोलते हैं उसको, रेपिटेटिव वो करेगा, उसको बोलते हैं कुछ, मेरे को टर्म नहीं याद आ रहा, नीचे लिख दूंगी। तो वो बहुत बार फीड करेगा, आपके निप्पल्स जो है क्रैक हो जाएंगे। उसके लिए वो एक निप्पल क्रीम देती है डॉक्टर, जो आप लगा सकते हो बार बार, लेकिन उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है बिफोर यू फीड योर बेबी। तो उसको बार बार वॉश करना पड़ता है, उससे और ड्राइनेस हो जाती है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगाते रहो बीच बीच में, एंड लैश करना ठीक से सीख लो, दैट विल सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। मेरे जो स्टिचेस थे वो मुझे लगा था कि हफ्ते के अंदर थोड़ा सॉल्व हो जाएंगे, पेन किलर्स आपको दिए जाते हैं, लेकिन मेरे स्टिचेस जो है 1 महीने में ठीक हुए लिटरली। एंड इट वॉज सो पेनफुल कि मैं बेड उठ नहीं सकती थी ज़्यादा ईजिली, नीचे तो बैठ ही नहीं सकता। बेड के ऊपर भी बैठे बैठे में आपको कुछ फील होता रहता था, चुभता था, ऐसा लगता था कुछ खिंच रहा है, और स्पेशली जब वो ड्राई आउट होने लगता है तो और ही वर्स हो जाता है वो। तो स्टिचेस तो मतलब मुझे लगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी मेरे को काफ़ी लंबा उन्होंने टेयर किया था, तो उसमें काफ़ी लंबे स्टिचेस लगे थे, जिसमें 15-20 मिनट तो लगाने में ही लग गए थे स्टिचेस। और मेरे को एक्सपेक्टेड था कि शायद 2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। सो 1 मंथ एटलीस्ट आप लेके चलो कि थोड़ा पेनफुल तो रहेगा, और थोड़ा पेन किलर खा लेना, एक्स्ट्रा भी खा लेना, वो मतलब डॉक्टर रेकमेंड करे, डॉक्टर की रिकमेंडेशन से। प्रॉब्लम मेरे साथ हुई वो ये थी कि मेरे बेबी को ऑब्जर्वेशन में रखा गया, और उसके लिए उसको नैनप्रो पिला दिया उन्होंने, मतलब टॉप फीड करा दिया। और उसके बाद जो ये स्टोरी ब्रेस्ट फीडिंग की शुरू हुई, ये कहाँ जाके एंड हुई मैं बता देती हूँ। क्योंकि बेबी को आदत हो गई कि उसको टॉप फीड मिल रहा है, तो उसको जल्दी ग्रेटिफिकेशन मिल गया कि मेरे को जल्दी फुल करने को मिलता है। और जबकि ब्रेस्ट मिल्क स्लोली आपको उसको फिल करता है बेबी को, तो वो ब्रेस्ट मिल्क से हटने लग जाता है, तो वो कम करता है या वो अवॉइड करता है किसी तरीके से, और तुम भी कोशिश कम करने लगते हो क्योंकि इट्स ईजियर, यू गेट लेस टायर्ड। तो ये भी एक गलती मत करना कि अगर आप नैनप्रो दे रहे हो, कर सकते हो आप नैनप्रो, इट्स योर कम्प्लीटली योर चॉइस। इफ़ यू फील वेरी टायर्ड एंड एवरीथिंग, तो आप नैनप्रो पे या मतलब टॉप फीड पे यू कैन चूज। पर अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग लिटरली कराना चाहते हो 6 मंथ्स के लिए, तो ब्रेस्ट फीडिंग पे ही ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि जब ब्रेस्ट फीड रुक जाता है तो देयर इज नो वे ऑफ कमिंग बैक। ये सप्लीमेंट वगैरह कुछ काम नहीं आते। एक सप्लीमेंट मैंने लिया भी था, वो गैटोरेट या पता नहीं क्या, नहीं गैटोरेट नहीं, कुछ और नाम था उसका, जी से ही था, वो मैंने अमेजोन से मंगाया था और मैंने डॉक्टर से भी पूछ लिया था, एंड वो बिल्कुल काम नहीं आया, दैट वाज यूजलेस। वो कुछ नहीं उससे मेरा रोका, वर्स हो गया। सो हेल्थ तो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, इसको आपको रिकवर करना ही पड़ता है विद गुड फूड। तो मैंने खाया था दलिया, चाय मैं काफ़ी पीती थी, मुझे गर्म चीज़ों की बहुत नीड फील होती थी, जबकि अप्रैल का टाइम था। चिकन सैंडविच खाती थी कभी कभी, चिकन सूप पीती थी, घर की दाल रोटी, जंक का मन ही नहीं करता था क्योंकि आपकी बॉडी अपने आप ही अच्छी चीज़ें मांगती है। फ्रूट्स वगैरह खाती थी, तो बेसिकली आई वाज ऑन नो जंक थिंग। स्पेशली इसलिए भी नाजमा वगैरह भी नहीं खा पाते क्योंकि आप बेबी को फीड करा रहे होते हो, और आप जो भी खाओगे वो बेबी को अफेक्ट करेगा, उसके पेट को। जबकि डॉक्टर से अदरवाइज वो कहते हैं कि नहीं नहीं, जो आप खा रहे हो इट डज नॉट अफेक्ट, क्योंकि वो एक ही तरीके से बन के आता है दूध, इट विल नॉट अफेक्ट योर मिल्की क्या बोलते हैं इंग्रेडिएंट सॉर्ट ऑफ, है ना। तो वो ऐसा नहीं होता, लेकिन सच में असर पड़ता है। तो धीरे धीरे आप इंट्रोड्यूस करो कि बच्चे के फूड में भी, पेट में भी आप क्या इंट्रोड्यूस करोगे वो धीरे धीरे कर सकोगे। तो आप छोटी क्वांटिटीज़ में धीरे धीरे राजमा का पोर्शन थोड़ा सा लोगे, कॉफ़ी भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करोगे जब आपको चाहिए होगा कि कॉफ़ी पीनी है एंड स्टफ। बेबी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कॉलिक वाली, दैट ऑल्सो इज़ वेरी नाइटमेरिश, क्योंकि बेबी को ना दूध पीने में मुश्किल होती है, उसके पेट में दर्द होती है, ही कीप्स मूविंग, ही और शी कीप्स मूविंग, बहुत मूव करता है, आपको पता चल रहा होता है डिस्कम्फर्ट में है। उसके लिए भी मैं आपको रेमेडीज शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी क्या किया मैंने, वो अलग से एक वीडियो बन सकती है उसके बारे में। अगर आपका बेबी कॉलिक है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, ही कैन गिव यू कॉलिक एड, और मामा अर्थ की भी वो आता है रोल ऑन वगैरह, वो सब अप्लाई कर सकते हो टू मेक योर लाइफ ईजियर। सो बेसिकली यू शुड डू एवरीथिंग टू मेक योर लाइफ ईजियर एज अ न्यू मॉम। आपको नानी रखनी है, नानी रखो, यू नीड हेल्प ऑफ ग्रैंड मदर्स एंड योर हस्बैंड, टेक दैट हेल्प, बिकॉज
उस टाइम पे आपकी रिकवरी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सो मेरा जो सैगिंग पेट था वो ऐसा लटक गया था एकदम से नीचे जाके, मतलब यूट्रस जो है लटक जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है एकदम से। हफ्ते के बाद आपको रियलाइज होता है कि कुछ बहुत तेज हैंग कर रहा है नीचे। तो उसके लिए वो जो बेल्ट्स आती हैं वो अमेजोन से मिल जाती हैं, आई थिंक 500-600 रुपीज़ की होती हैं, और आपको जब आप खा नहीं रहे हो और फीड नहीं करा रहे हो तब आप पहन के पूरा दिन रख सकते हो। बहुत ज़रूरी है, वो भी काफ़ी हेल्प होती है उससे अंदर जाने में पेट को। ये हाय बोलो, हाय 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 हाय। सो हाँ, मेरे को पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी हुआ, बट इतना लेवल पे नहीं हुआ कि मतलब मैं बिल्कुल बर्दाश्त ना कर पाऊँ। बिकॉज आई वॉज अवेयर कि ये सिम्टम्स हो जाते हैं, एंड यू फील लाइक किसी भी बात पे रोना आ रहा होता है, एंड यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, एंड यू फील लाइक दिस इज नेवर गोइंग टू एंड, दिस इज गोइंग टू बी योर लाइफ फॉर एवर। आप स्लीपलेस नाइट्स ही बिताने वाले हो, क्योंकि आप रात को हर 2-2 घंटे में कम से कम 1 to 3 months तो उठोगे, उसके बाद 3 hours 4 hours ऐसे हो जाएगा, और उसके बाद भी आप बीच में डिस्टर्ब ही रहते हो, बहुत अच्छी नींद नहीं आती है। सो दैट टेक्स अवे अ लॉट फ्रॉम योर हेल्थ, क्योंकि आपका उसके बाद उठ के कुछ करने का मन नहीं करेगा, आपका खाने का ठीक से मन नहीं करेगा, आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, क्योंकि आप रिकवरी में ही अगले दिन लग जाते हो। मेरे पीरियड्स चले थे जब स्टिचेस भी थे मेरे, तो 15 days चले थे। उसके लिए मैंने एक पीरियड पैंटीज यूज़ करी थी, कोटेक्स, आई थिंक कोटेक्स ब्रांड है, और विस्पर की भी आती है जो नाइट्स वाली आती है, बिंदास नाइट्स करके आती है, वो काफ़ी यूज़फुल होती हैं। आई थिंक 300-400 रुपीज़ की होती है, और आप हैवी डेज पे यूज़ कर सकते हो। धीरे धीरे वो फेड अवे होने लग जाता है, स्पॉटिंग जैसा होने लग जाता है। सो दैट ऑल्सो हैपन्स। एंड पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लिए तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब रोने छूटते थे, बिना बात के भी छूटते थे, एंड आई वॉज फीलिंग आइडेंटिटी क्राइसिस, क्योंकि मुझे लगता मैं कौन हूँ, मैं क्या पहनना चाहती हूँ, मुझे क्या पसंद है, मेरी प्रीवियस लाइफ कैसी थी, आई डोंट इवन नो। लाइक इट्स लाइक यू आर अ ज़ॉम्बी, आपकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आप सिर्फ बेबी और अकेले जी रहे हो, और बस आपका अपना कुछ भी नहीं बचा है, और कभी बचेगा भी नहीं। आप कभी आप वापस नहीं आ सकोगे, ऐसा लगता भी है और होता भी है। मेरी ब्रेस्ट फीडिंग रुकी 2.5-3 months में, मेरी ब्रेस्ट फीडिंग रुक गई, क्योंकि मैं ट्रैवल करने चली गई बीच में, और वो ट्रैवल भी मेरे लिए बहुत ही भारी पड़ा, जबकि हम बहुत पास गए थे ऋषिकेश में ही, और हम एक ही जगह रुके थे। बट मैंने वो आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक ही करी। वैसे चाहिए होती है वो ब्रेक, आपको चाहिए होता है कि आप मॉल जाओ या कुछ और करके देखो जैसे नॉर्मल लाइफ वाला। तो जब मैंने वो किया तो मैंने बहुत बड़ी गलती करी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी बॉडी रेडी नहीं थी, बेबी भी अभी बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो रहा होता है टू एवरीथिंग। तो उस पर भी मैं बहुत रोती रही, बहुत कुछ चिल्लाती रही, गुस्सा करती रही। एंड योर हस्बैंड इज़ द रोल प्लेयर इन दिस, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा पेशेंस उस टाइम पे हस्बैंड्स को दिखाना पड़ता है, एंड दे हैव टू बी पेशेंट विद यू, दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर बॉडी एंड योर माइंड इज गोइंग थ्रू सो मच। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम होता है वो, आप चैलेंजिंग होता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, और कोई भी फेज कम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि 6 months बाद डिफरेंट हो जाएगा, मतलब 6 months बाद कुछ कम हो जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ कम नहीं होता, सिर्फ डिफरेंट चैलेंजेस हो जाते हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल आसपास के लोग प्ले करते हैं, हाउ दे टेक केयर ऑफ योर बेबी। इफ़ यू डोंट वांट समथिंग, जैसे कि अगर आप हनी नहीं चखाना चाहते अपने बेबी को, तो ज़बरदस्ती ना करें इन लॉज या फिर आपके रिलेटिव्स, आपके अपनी फैमिली वाले। दे शुड अंडरस्टैंड वाई यू फीडिंग every 2 hours, they should understand why you're not feeding every 2 hours, whatever you're doing, why you're doing, your doctor has recommended, you're following the rules. If you're not following the rules, why you're not following the rules? आप कोई रिचुअल्स को नहीं फॉलो करना चाहते, आप मुंडन नहीं कराना चाहते, आप अपने बेबी के साथ एक पैटर्न को स्लीप करना चाहते हो, आप कॉट में नहीं सुलाना चाहते, आप उसको स्लीप ट्रेन नहीं करना चाहते, आप उसको पी ट्रेन नहीं कराना चाहते, आप कराना चाहते हो, वॉट एवर शिट यू वॉन्ट टू डू, इट्स योर्स टू हैंडल, इट्स नॉट एनीबडी एल्सेस बिजनेस टू गिव यू एडवाइस। जबकि क्या होता है कि सब लोगों को लगता है कि न्यू मदर है, इसको तो कुछ आता नहीं है, बट इंस्टिंक्टिवली यू नो एवरीथिंग, बिकॉज यू विल लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑल्सो। पर आप अपने आप से सीखोगे, आपके को किसी के बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लोगों को लगता है कि उनको एडवाइस देना बहुत ज़रूरी फील होता है, उनको लगता है कि वो एक्सपर्ट है, उन्होंने तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े बच्चे पैदा करे हैं जिनके सब कुछ हेल्थ प्लेस में है, फाइनेंशियली वो प्लेस में है, वो सब कुछ प्लेस में है, तो उनको ये समझ नहीं आता कि अपना फेलियर अपने दूसरे पे मत थोपो। हेयर फॉल मेजरली होती है जैसी ब्रेस्ट फीडिंग रुकती है, आपकी स्किन खराब होती है, आप एकदम से आपकी ब्रेस्ट सैग भी करने लगती है, इट लुक्स हॉरिबल एंड अगली, बट इट विल गेट बैक, यू हैव टू वर्कआउट। मैंने सबसे बड़ी गलती करी, मैंने कोई वर्कआउट नहीं करा। मैंने कोशिश करी शुरू में, बट फिर उसके बाद इतनी स्लीपनेस नाइट्स और इतना डिप्रेसिव बिहेवियर के बाद, मतलब
मैंने अपने आप को गिव अप कर दिया। और गिव अप नहीं करना होता, आप 1 घंटा आधा घंटा जो मैनेज कर पाओ नीचे जाना चाहिए। अपना हेल्थ का ध्यान रखते रहो, क्योंकि मोटापा यूं चढ़ता है। मैं ज़िंदगी में इतनी मोटी नहीं हुई जितनी मैं अब हूँ। मेरे को 10 किलो लूज़ हो गया था, 60 के मतलब मैं 70 हो गई थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का 9th मंथ, और मैंने लूज़ कर लिया था जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब डिलीवरी करने के बाद मैंने 1 महीने में ही लूज़ कर लिया था। मुझे वो जीन्स जो मुझे प्री प्रेगनेंसी भी नहीं आती थी वो मुझे फिट आने लग गई थी। दैट वाज द लेवल। मैं इतनी पतली हो गई थी कि मेरे को सिर्फ जो पेट है वो सैग कर रहा था, अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज फिटिंग मी वेल। मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने सोचा अब तो मैं पतली हो गई, अब तो मुझे कुछ नहीं होगा। और उसके बाद मैं क्यों मोटी हुई, क्योंकि मैंने जंक फूड खाया, मैंने बहुत मीठा खाया, क्योंकि मैं अपनी डिप्रेशन को कवर अप कर रही थी विथ फूड, एंड food was my literally reliever. It was helping me in so many ways and that was wrong. मतलब I don't go for that. अपने आप को गिव अप मत करो, अपने आप को लूज मत करो, अपने आप को ईजी लो। बेबी संभल जाता है, बेबी पल जाता है, किसी और के हाथों में भी पल जाएगा, बट आपका ही रहेगा वो। डोंट बी इनसिक्योर। बट हाँ, डेफिनेटली थोड़ा शुरू में होता है कि यू वांट टू होल्ड द बेबी मोर। तुम्हें भी एंग्जाइटी होती है जब बेबी रोता है, तुम्हें भी वो सब होता है। और लोग सोचते हैं कि बेबी को होल्ड करना माँ से पकड़ के ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। माँ की हेल्प और टेक केयर करोगे तो आधा काम वहीं सॉल्व हो जाएगा। माई हस्बैंड लिटरली टुक वेरी गुड केयर ऑफ मी। ही यूज टू गिव मी फूड ला के, ही यूज टू गिव मी हेल्दी थिंग्स टू ईट जहाँ तक पॉसिबल हो पाया। उसके बाद उसका भी वर्क सफ़र करने लगा एंड आई हैड टू टेक थिंग्स अंडर माई कंट्रोल। एंड या सो हस्बैंड हेल्प्स अ लॉट। इफ यूर हस्बैंड एंड इफ यूर लिसनिंग, इफ यूर अ वाइफ, अपने हस्बैंड को ये वीडियो शो करो। एंड आई होप कि आपको पोस्टपार्टम जो जर्नी आपकी आसान रहे, मज़ा आया आपको। और मदरहुड को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम गुजरता है। और यूँ 1 साल पूरा हो चुका है, रिदान इज़ गोइंग टू बी 1 ईयर एंड आई कांट लाइक, अभी मैं स्टोरी बताते बताते इतनी ओवरवेल्म हुई हूँ ना, इतना मुझे रोना सा आ रहा है ना सोच के कि ही इज़ गोइंग टू बी 1 fucking year. 1 year. See you in my next video. Bye bye.